नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फीवर में। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था, सभी टेट परीक्षाओं के लिए मैंने बाल विकास का जो अपना सिलेबस डाल रहा था मैं उसके वीडियोज, तो उसी का अगला वीडियो मैं आज डालूंगा। समावेशी शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य एवं आवश्यकता। ठीक है दोस्तों, तो यह जो वीडियो है, यह जितने भी टेट होते हैं हिंदी भाषी प्रदेश, जितने भी वहाँ पर जो टेट के एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी में जो बाल विकास का या साइकोलॉजी का जो चैप्टर है या जो सेक्शन है उसमें काम आता है। तो दोस्तों, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। फिलहाल यूपी टीईटी में आप इसको देख सकते हैं। तो समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है? विद्यालय के पुनर्निर्माण की वह प्रक्रिया जिसका लक्ष्य सभी बच्चों को शैक्षणिक और सामाजिक अवसर उपलब्ध कराने से है। ठीक है, तो विद्यालय के पुनर्निर्माण की वह प्रक्रिया जो विद्यालय के निर्माण की है, इसमें सभी बच्चों को शैक्षणिक और सामाजिक अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। ठीक है, कराने से है। अपने परिवेश में रहते हुए दिव्यांग या असमर्थ बालकों को प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना समावेशी शिक्षा कहलाता है। ठीक है, जो दिव्यांग और जो असमर्थ बालक हैं, इनको असमर्थ मीन्स जो थोड़े से बुद्धि में कम तेज हैं, और दिव्यांग मीन्स ये विकलांग नहीं है, जैसे कि बुद्धि में कम तेज हैं या फिर जो लेट से समझते हैं, तो उन लोगों को प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना। मुख्य धारा क्या होती है? जैसे कि नॉर्मल जो बच्चा होता है, कोई बहुत इंटेलिजेंट होता है, कोई थोड़ा कम इंटेलिजेंट होता है, उनकी क्लास में बैठा के उनको पढ़ाना या उनकी वाली जो धारा है उससे जोड़ना, इसे बोलते हैं समावेशी शिक्षा। समझ गए आप लोग? मतलब जो दिव्यांग बच्चे हैं या असमर्थ बच्चे हैं, जिनकी बुद्धि से बहुत कम तेज हैं, जैसा कि कुछ दिन पहले एक मूवी आई थी, आपने देखा होगा, आमिर खान की, तारे ज़मीं पर। उसमें जो बच्चा था, उसकी जो बुद्धि थी वह बहुत ही स्लो थी, लेकिन उसे आमिर खान ने दूसरे तरीके से समझा बुझा के, पेंटिंग से, खेल के तरीके से पढ़ा के उसको धीरे धीरे इंटेलिजेंट बच्चों की लाइन में ले आया था, मुख्य धारा में ले आया था ना। बस वही एक समावेशी शिक्षा कहलाती है। एग्जाम्पल से आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि जो लोग कम बुद्धि वाले होते हैं बच्चे, उनको समझा बुझा के या किसी दूसरे तरीके से समझा के और कैसे भी करके प्राथमिक विद्यालय में जो शिक्षा की मुख्य धारा होती है, जहाँ पर नॉर्मल बच्चे पढ़ते हैं, उनके साथ पढ़ाना, शिक्षा देना, वह कहलाती है समावेशी शिक्षा। ठीक है, समावेशी की परिभाषा क्या है? समावेशी शिक्षा साधारणतः केवल विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को साधारण विद्यालय में रखने से ही संबंधित नहीं है, वरन यह उन परिस्थितियों से भी संबंधित है जिसके अंतर्गत हम प्रत्येक बालकों को प्रभावशाली ढंग से शिक्षित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ गए ना? प्रभावशाली ढंग से, यानी कि जैसा मैंने आपको बताया था, आमिर खान ने उस मूवी में किया था बच्चे के साथ, उसके ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ा था और वह मुख्य धारा से जुड़ गया था। ठीक है, वार्टन के अनुसार, जो मनोवैज्ञानिक है वार्टन, उनके अनुसार है ये, समावेशी शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें विद्यालय अपने संगठन तथा पाठ्यक्रम के अवसर की समीक्षा करके सभी बालकों को एक जैसा मानते हुए प्रतिक्रिया देते हैं। यह किसने दिया तथ्य? सेवा तथा यूनेस्को ने। ठीक है, जो मैंने अभी पढ़ा हुआ दिया है सेवा और यूनेस्को ने, उससे पहले वाला दिया था वार्टन ने। इनके अनुसार क्या है? समावेशी शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें विद्यालय अपने संगठन और पाठ्यक्रम के अवसर की समीक्षा करके, मतलब उनका जो पाठ्यक्रम है और उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें टीचर्स वगैरह हैं, उसकी समीक्षा करते हैं कि ये सभी लोग ऐसे तो नहीं है, या पाठ्यक्रम ऐसा तो नहीं है कि जो इंटेलिजेंट बंदा है, इंटेलिजेंट बच्चा है, उसके लिए तो अच्छा है, लेकिन जो लोअर लेवल के बच्चे हैं, जिनका लेवल काफ़ी कम है, वह इसे पकड़ ही ना पा रहे हैं, उसकी समीक्षा करके सभी बालकों को एक जैसा मानते हुए प्रतिक्रिया देते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं समावेशी शिक्षा। अब दोस्तों देखते हैं समावेशी शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं। आत्मनिर्भरता की भावना का विकास, इससे क्या होता है? बच्चे में आत्मनिर्भरता की भावना आती है। जागरूकता की भावना का विकास, ऑब्वियसली जब वो पढ़ेगा तो जागरूक होगा। बच्चों में विशिष्ट बच्चों की पहचान कर उनकी असमर्थता का पता लगाकर उनको दूर करने की कोशिश। ठीक है ना? कोई बच्चा है, सेम आप उसी मूवी को एग्जांपल लेते रहिए बार बार, तारे ज़मीं पर। कोई बच्चा है, उसकी विशिष्ट जो कमी है उसको पहचानिए पहले, उसकी मजबूरी या उसकी जो कमी को समझिए। कहीं वो इसी वजह से कहीं डिस्ट्रेस में तो नहीं जा रहा है, सुसाइड वगैरह को अटैम्प्ट तो नहीं कर रहा है, उस चीज़ से आप उसे बचा सकते हैं।
उसकी कमी का पता लगाइए, उसको दूर करने की कोशिश कीजिए, उसके साथ घुलिए मिलिए खेलिए कुछ भी कीजिए, उसे शिक्षा देने के दूसरे तरीके ढूंढिए अगर वह इस शिक्षा से नहीं जुड़ पा रहा है तो। सामाजिक तंत्र से जोड़ना, लोकतांत्रिक मूल्यों के उद्देश्यों को प्राप्त करना। लोकतांत्रिक मूल्य क्या थे? जैसे कि सभी में समानता का व्यवहार करना, तो उनको उद्देश्यों को प्राप्त करना है समावेशी शिक्षा का उद्देश्य। समान अवसर प्रदान करना, मतलब सभी को समान अवसर मिलेगा एक ही क्लास में। विशिष्ट बालकों के लिए शैक्षिक संस्थानों में उचित व्यवस्था होना। ठीक है, ये तो थे इसके उद्देश्य। अब समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसकी आवश्यकता क्या है? अभिप्रेरित करने हेतु, यानी कि मोटिवेशन के लिए। सामान्य मानसिक विकास हेतु, जो मानसिक विकास है वह होगा तभी फिर वह मोटिवेशन भी कर लेगा और वह नॉर्मल लोगों की तरह बच्चा हो जाएगा। मित्रता का विकास या समन्वय की भावना का विकास, समन्वय बिठाना आपस में, कोऑर्डिनेशन। शैक्षिक एकीकरण हेतु, सभी को शिक्षित करने के लिए। और फिजूल खर्चों को कम करने के लिए। ये तो थे इसकी आवश्यकताएं। ठीक है दोस्तों, आप पूरा चैप्टर आप ये समावेशी शिक्षा का पढ़ रहे हैं, आप इसमें सिर्फ उसी मूवी के उस बच्चे को ध्यान में रखिए तो आपको पूरा टॉपिक हमेशा याद रहेगा और समझ में भी आ जाएगा। उसमें आमिर खान ने एक उसी शिक्षक की तरह भूमिका निभाई है जैसे कि इस टॉपिक में बताया जा रहा है। ठीक है, और वह बच्चा ही इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण भी है। समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया क्या है? ये सामान्यीकरण, शिक्षा की मुख्य धारा, संस्था रहित शिक्षा और समावेशन। यानी कि जो बच्चा है उसे शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है। संस्था रहित शिक्षा, यानी किसी कॉलेज इंस्टीट्यूट में उसे यह शिक्षा नहीं मिल सकती, उसे संस्था के अलावा ही शिक्षा मिल सकती है। और फिर उसे समावेश करना, यानी कि उसे उसके हिसाब से समझा के शिक्षा देना। ठीक है, समावेशी शिक्षा निर्देशन एवं परामर्श। अब ये टॉपिक है परामर्श में सहयोग देने वाले विभाग और संस्थाएं, इनके बारे में बताते पहले हम आपको। जो निर्देशन एवं परामर्श है उसमें जो सहयोग देने वाले जो विभाग और संस्थाएं हैं उत्तर प्रदेश में, उनके बारे में आपको बताता हूँ। पहली है मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद। दोस्तों एक चीज़ और याद ध्यान रखिए, ये वीडियो मैंने बनाया है तो यूपी टीईटी का जो नया वाला सिलेबस है उसमें जो जो टॉपिक दिए गए हैं, जो जो संस्थाएं दी गई हैं, मैंने उन्हीं को स्पेशली लेते हुए बनाया है। तो यूपी टीईटी 2018 की तैयारी जो भी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसे पढ़ लेंगे तो आपका जो पूरा सिलेबस आप देखिए सभी टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे इसमें। ठीक है, पहला इसमें क्या है? मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की स्थापना आचार्य नरेंद्र देव समिति ने की सन 1947 ईस्वी में इलाहाबाद में। ठीक है, किसने की? आचार्य नरेंद्र देव समिति ने। वर्तमान में यह राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ की ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी नामक इकाई के रूप में एक विशिष्ट संस्था है। अभी इसका नाम क्या है लखनऊ में? ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी, इसके नाम से उत्तर प्रदेश में काम कर रही है, एक विशिष्ट संस्था है। ठीक है, अध्यक्ष पदेन निदेशक कहलाता है, यानी इसका जो अध्यक्ष है उसे निदेशक बोलते हैं, डायरेक्टर। 2 पद सृजित हैं, वरिष्ठ मनोवैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक। ठीक है दोस्तों, उद्देश्य प्राथमिक व माध्यमिक स्तर के शिक्षकों को निर्देशन, शिक्षण व परामर्श प्रदान करना। इसका उद्देश्य का इस संस्था का मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, जिसे आप बोलते हैं ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी, इसका उद्देश्य क्या है? प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के जो शिक्षक हैं उत्तर प्रदेश में, जो टीचर हैं, इनको निर्देशन, शिक्षण और परामर्श प्रदान करना। ठीक है, कैसे बच्चों को पढ़ाना है, क्या शिक्षा देनी है, इसके बारे में बताना। कार्य क्या है इसके? निर्देश देती है। प्रशिक्षण 1 वर्ष का डिप्लोमा कराती है। सेवाकालीन प्रशिक्षण यानी 1 सप्ताह तक है और ट्रेनिंग देती है। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा, शोध कार्य और प्रकाशन कार्य, ये सब तो हैं इसके कार्य। ठीक है, अब अगली कौन सी संस्था है या कौन सा केंद्र है? दूसरा है मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र। आप सिलेबस देखिए, ये भी होगा उसमें। मनोविज्ञान शाला अपने सेवाओं के विस्तार करने एवं उन्हें सर्वसुलभ बनाने हेतु मंडल स्तर पर मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र की स्थापना की है। ठीक है, कहाँ पे की है? ये मंडल स्तर पर की है। किस लिए? अपने सेवाओं के विस्तार करने। जो मनोविज्ञान शाला थी, जो ऊपर मनोविज्ञान शाला जो इलाहाबाद वाली, उसने अपनी सेवाओं के विस्तार करने और उन्हें सभी के लिए सुलभ बनाने हेतु मंडल स्तर पर मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र की स्थापना की है। ठीक है, वह ओनली एक है इलाहाबाद में, यह सभी मंडल में एक एक केंद्र बनाया है। इसके कार्य क्या हैं?
यह मनोविज्ञान शाला यूपी इलाहाबाद द्वारा किए जा रहे कार्यों को मंडलीय स्तर पर सेवा प्रदान करता है। ठीक है, यह उसकी एक ब्रांच है। जैसे क्या होता है, हाई कोर्ट की ब्रांच होती है ना, सभी जगह पे ब्रांच ही होगी ना, वो एक जो सेंसन कोर्ट होता है जो हर एक ज़्यादातर जो बड़े बड़े जिलों में होता है, उसी का कार्य कर रहा है एक तरह से। ऐसे ही ये है मनोविज्ञान शाला, उसकी ये ब्रांच होगी। ठीक है, तो जो भी काम इलाहाबाद जो मनोविज्ञान शाला इलाहाबाद है वह जो बताती है उसको मंडल स्तर पर यह प्रदान करता है जनता के लिए। व्यवसाय चुनने में सहायक है, विशेष आवश्यकता वाले बालकों को परामर्श देती है और छात्रों की मनोवैज्ञानिक समस्याओं के निवारण के हेतु परामर्श देती है। स्पेशली ये है जिन्हें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है उनके लिए निवारण हेतु इंस्ट्रक्शन भी देती है। अगला है जिला चिकित्सालय। संपूर्ण प्रदेश भर में जिला चिकित्सालयों में मुख्य चिकित्साधिकारी के नेतृत्व में एक विशेषज्ञ डॉक्टरों की समिति होती है। सभी जगह पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ जिला चिकित्सालय है वहाँ पर एक मुख्य चिकित्सा अधिकारी होता है। ठीक है, मेडिकल ऑफिसर, प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर होगा एक। उसके बाद उनके नेतृत्व में उसके अंडर में एक विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक समिति होती है जो कि अलग अलग फील्ड में रहते हैं। जैसे कि कोई आई का हो, आँख का होगा, कोई गले का होगा, कोई ऑपरेशन के लिए होगा, कोई लेडीज का होगा, तो ये सब डॉक्टर रहते हैं एक टीम में। ठीक है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों यानी विकलांगों के लिए विकलांगता आदि का परीक्षण करके आरक्षण का लाभ प्रदान करते हैं। यही मेडिकल अफसर हैं जो बताते हैं हाँ ये विकलांग हैं तो उन्हें आरक्षण मिल सकता है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समुचित उपकरण जैसे चश्मा आदि प्रदान करना। ठीक है, ये सब काम भी यही करते हैं जिला चिकित्सालय वाले। अगला कौन सा संस्थान है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षित डाइट मेंटर। ठीक है, बालकों को परामर्श एवं निर्देशन प्रदान करने हेतु प्रत्येक जिले में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में मनोविज्ञान विभाग होते हैं। ठीक है, जो बालक होते हैं उनको परामर्श और निर्देशन के लिए जितने भी जिले में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान हैं वहाँ पर मनोविज्ञान विभाग होते हैं। ठीक है, साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है। अध्यापकों को प्रशिक्षण देना मुख्य कार्य है। इस विभाग का काम क्या है, अध्यापकों को प्रशिक्षण देना। यहाँ शिक्षण हेतु मनोवैज्ञानिक विधियों का भी प्रशिक्षण देते हैं। मतलब कैसे मनोवैज्ञानिक तरीके से कैसे शिक्षा देनी है बालकों को, अगर वह डांट के या समझाने से समझ में नहीं आ रहे हैं कैसे उनको समझाना है, यह भी यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, 5वां है पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण तंत्र। पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण तंत्र। निर्देशन कार्यकर्ता के रूप में सामाजिक कार्यकर्ता का स्थान महत्वपूर्ण है। सामाजिक कार्यकर्ता परिवार और विद्यालय के मध्य सेतु का कार्य करता है। ठीक है, ये तो हो गया पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण तंत्र। अगला है समुदाय एवं विद्यालय की सहयोग समितियां। शिक्षा संस्था केवल ज्ञान प्रदान करने का कार्य नहीं करती बल्कि शिक्षार्थी को जीवन जीने की कला भी सिखाती हैं। जो शिक्षा संस्थान है जो हमारे, वह सिर्फ ज्ञान नहीं देती हैं बल्कि यह भी बताती हैं कि कैसे डिसिप्लिन में रहना है, कैसे बड़ों का आदर करना है, रुपए की वैल्यू क्या होती है, या फिर ज़िंदगी में जो भी चीज़ें होती हैं जो आगे काम आते हैं उनके बारे में भी सिखाती है। सम विषम परिस्थितियों से डटकर मुकाबला करने आदि का ज्ञान प्रदान करते हैं। वहाँ पर जो टीचर्स हैं वह क्या बताते हैं कि लाइफ में कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनका कैसे मुकाबला करना है। सामान्यतः विद्यालय परामर्श सेवा संगठन के 3 प्रारूप माने जाते हैं। फिलहाल क्या होता है, जो विद्यालय में जो परामर्श सेवा संगठन है उसके 3 रूप माने जाते हैं। कौन से हैं, बात करते हैं हम। पहला है रेखा संगठन, कर्मचारी संगठन, रेखा कर्मचारी मिश्रित संगठन। तो पहले की हम बात करेंगे रेखा संगठन। ये क्या है, विद्यालय के प्रारूप हैं 3। रेखा संगठन क्या है, छोटे विद्यालय के लिए संगठन सिद्धांत की दृष्टि से जो रेखा संगठन है उपयुक्त है। यहाँ विद्यालयों के अधीक्षक, प्रधानाचार्य, अध्यापक गण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विद्यालयों का अधीक्षक इस संगठन में उत्तरदायित्व एवं अधिकार की दृष्टि से सबसे ऊपर होता है। जैसे ये आप देख लीजिए, सामने लिखा हुआ है अधीक्षक, प्रधानाचार्य, फिर अध्यापक गण और फिर छात्र। ठीक है, मुख्य प्रशासकीय, सहायक अधिकारी और अधीनस्थ कर्मचारी ये होते हैं किसमें, रेखा संगठन में। ठीक है, इस संगठन के माध्यम से ही विद्यालय चलता है और जो भी परामर्श या जो ऑर्डर्स आते हैं वैसे भी इसी सीनियोरिटी या इसी संगठन के वरीयता के हिसाब से आते हैं। ठीक है, अगला है कर्मचारी संगठन। रेखा संगठन एवं कर्मचारी संगठन दोनों में ही
प्रबंध की दृष्टि से नियंत्रण प्रशासकीय अधिकारी के ही हाथ में होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो प्रशासकीय अधिकारी के हाथ में ही पूरा नियंत्रण होता है कर्मचारी संगठन में। ठीक है, जैसा कि पता ही है कर्मचारी संगठन में जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर होते हैं उन्हीं के हाथ में सब कुछ होता है। अगले हैं रेखा कर्मचारी मिश्रित संगठन। बड़े आकार के विद्यालयों में रेखा कर्मचारी मिश्रित संगठन की आवश्यकता होती है। यहाँ विद्यालय अधीक्षक को सलाह प्रदान करने के उद्देश्य से सहायक अधीक्षक होते हैं। यह सहायक अधीक्षक 4 हो सकते हैं, जो निम्न हैं। पहले कौन है, जो कि सहायक अधीक्षक हो सकते हैं। प्रशासकीय शोध कार्य के लिए छात्रों को सेवाएं देने वाले सहायक अधीक्षक, विशिष्ट सेवाओं के लिए सहायक अधीक्षक, अध्यापन सहायक अधीक्षक और विद्यालयों के कर्मचारियों से संबंधित सहायक अधीक्षक। ठीक है दोस्तों, परामर्श में सहयोग करने वाले और भी कौन से विभाग और संस्थाएं हैं दोस्तों, ये है सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन। 1972 में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम के अस्तित्व में आने के बाद प्राथमिक विद्यालयों को इनके अधीन रखा गया। तो कब बना था, 1972 में बना था यूपी बेसिक बोर्ड, यानी कि उत्तर प्रदेश बेसिक अधिनियम आया था जब यह बना था। इसके बाद जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं इनको इनके अधीन रखा गया। ठीक है, जो अभी भी हैं। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संविधान के 73वें संशोधन की व्यवस्था की गई। 1 जुलाई 19, तो ये तो संशोधन तो हुआ था केंद्र के द्वारा, लेकिन उत्तर प्रदेश शासन में भी 73वें संविधान संशोधन की वो हुआ था। तो 1 जुलाई 1999 को ग्राम पंचायतों को प्राथमिक विद्यालयों, अनौपचारिक शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा के कार्य स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। तो 1 जुलाई 1999 को क्या किया गया, जो ग्राम पंचायत है इनको बोला गया कि प्राथमिक विद्यालयों, अनौपचारिक शिक्षा केंद्र और प्रौढ़ शिक्षा, इनके कार्य को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया था। इनको किया गया है स्थानांतरित इन जगह पे। पंचायत राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम शिक्षा समिति को प्रभावी बनाया गया। तो यह 73वां जो संविधान संशोधन क्या था, यह पंचायती राज व्यवस्था वाला था। ठीक है, तो ये भी याद रखना कि जो शिक्षा समिति है इसको प्रभावी कब बनाया, कैसे बनाया गया था, पंचायत राज अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। सरकारी संगठनों के नाम डाइट जिला चिकित्सालय और मनोविज्ञानशाला इलाहाबाद। ठीक है, कौन से सरकारी संगठन हैं, डाइट, जिला चिकित्सालय और मनोविज्ञानशाला इलाहाबाद। इसके अलावा जो हैं वो हैं गैर सरकारी संगठन। वो कौन से हैं, लायंस क्लब, रोटरी क्लब, जैसीन और धर्मार्थ संगठन। और यह दोस्तों जो सभी को पता है यह सेंटर के द्वारा होता है। तो यह सभी राज्यों में यही व्यवस्था की गई थी और सभी राज्यों में यही संगठन है सरकारी और गैर सरकारी संगठनों का। ठीक है, तो यह सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में तो है ही। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसमें जो बेल आइकन है इसको प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे कि आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। और जितने भी टेट परीक्षा में जो पेपर दे रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़िए, 2-3 बार वीडियो को देखिए, इसके जो नोट्स हैं उनको लिखिए। वैसे मैंने अपनी भाषा में लिखा हुआ है इसको लेके गाइड से, तो आप भी इसे और अपनी लैंग्वेज में बनाना चाहें तो और अच्छी बात है। और जैसे मैंने बताया उस हिसाब से अगर आप देख के चलेंगे अपने मन में उस वीडियो को, उस मूवी को, तो आपको यह समावेशी शिक्षा जल्दी से समझ में आएगा। और वैसे भी यह व्यवहारिक चीज़ है तो अच्छे से याद रहेगा। ठीक है दोस्तों, बस कौन सी संस्था के क्या क्या काम है वह आप याद रखिए और समावेशी वाला पूरा याद रखिए, आपके बहुत काम आएगा। धन्यवाद दोस्तों।